हे एवरीवन, माई सेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था सर नीट का एग्जाम हो चुका है और अब हमारी बारी फिर से है कि अब हम 12th के बाकी जो सेशन है वो भी हम कंप्लीट करते रहें और उसके भी ऊपर भी हम जो काम कर रहे हैं वो काम चलता रहे ताकि आपका डिस्टर्बेंस भी ना हो। बहुत सारे बच्चे नीट 2024 के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे समय पे भी उन्हें कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट चाहिए थे, इसलिए हमने अब वो सेशन स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने आप लोगों को गर्भनिरोधक मेथड यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज आपको तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूं। उम्मीद है इसके पहले के 2 लेक्चर आप लोगों ने प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, वो आप देख लेंगे। उससे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप देख लेंगे। और उससे पहले जो पुष्पीय पादपों में जनन वाला चैप्टर है वो भी आप देखेंगे और जनन जीवों में जनन वाला चैप्टर भी आप उसे जरूर देख लेंगे। गुड इवनिंग मेरा बच्चा लोग, फटाफट कमेंट सेक्शन पे एक बार दिल जिगर कलेजा जो भी दिखाकर एक बार कमेंट सेक्शन पे जोर से बताएं यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज को मतलब आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तैयार हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? सृष्टि, नैन्सी और प्रशांत पांडे, अर्शिया, निशी दुबे और रिया यादव और भी बहुत सारे बच्चे, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। द ब्लैक। चलिए तो कमेंट सेक्शन पे एक बार जल्दी जल्दी बताइए कि यार आज हम रेडी करते हैं और कमेंट सेक्शन पे अपना थोड़ा सा प्यार तो जरूर दिखाइएगा। ये आपका चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज डू सब्सक्राइब। और आप इसमें नीट से जुड़ी हुई, बोर्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको इस चैनल पे प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए प्लीज डू सब्सक्राइब और आप इसे बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि योगेश सर बायोलॉजी हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आज की पीडीएफ आपको चाहिए तो योगेश सर बायोलॉजी पे आपको जाकर मिलेगी, तो आप इस टॉपिक पे जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। आप में से बहुत सारे बच्चे नीट 2024 में नीट की तरफ देख रहे होंगे, या फिर जो अगर आप 12th में भी हैं तब भी आप नीट के एग्जाम की तैयारी की तरफ में देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो मैं ये बच्चों से पूछना चाहूंगा कि आप में से जो नया सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि यार नया सिलेबस अपडेट हो चुका है। ठीक है, इस साल बोर्ड में, खासकर यूपी बोर्ड में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसलिए इस साल की पढ़ाई आपको एकदम ऐसे टीचर्स, ऐसे लोगों के साथ ही करनी है जो एकदम अपडेटेड हो, हर टॉपिक का मालूम हो। जैसे बहुत सारे चैप्टर गायब हुए हैं, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें कि कुछ तो 3 चैप्टर ही गायब हो गए हैं। कौन कौन से पता है ना आपको? पहला चैप्टर जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर हो गया आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां, और तीसरा चैप्टर है भाई पर्यावरण के मुद्दे। नीट ने नहीं हटाया है लेकिन बोर्ड ने हटा दिया है, खासकर एनसीईआरटी ने हटाया है और यूपी बोर्ड ने भी हटा दिया है। अब सवाल यह है कि कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसके कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे पारिस्थितिक अनुक्रमण एक टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे टॉप चैप्टर के कुछ टॉपिक थे जो अनावश्यक थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। तो आप अपनी पढ़ाई जो है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फुल्ली अपडेटेड है, तो बेटा अब ध्यान रखना, इनके हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए जनाब फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार टॉपिक से फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ाया था। होप सो बच्चों को पता होगा। यार भारत की आबादी कितनी हो गई थी? क्या पढ़ाया था मैंने? भारत की आबादी कितनी हो गई थी? भारत की आबादी जो है लगभग से देखो यार 1950 के आसपास हमने निकाला था, तो 1950 में ये आबादी जो है लगभग यहां पर 50 मतलब मिलियंस के आसपास में थी और हमारे पास में करोड़ था। लगभग 2000 आते आते हमारे पास जो आबादी है वो कितनी पहुंच गई थी? वो जो है यहां पर पहुंच गई थी भाई 100 मिलियन के आसपास में, 100 मिलियंस के 1000 मिलियन के आसपास में, जिसे अपन कहते हैं भाई कि ये करोड़ के नाम पे यहां पर हो गए थे 35 करोड़, 35 CR थे यहां पर, और ये लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारी आबादी बढ़ गई थी। और लगभग हम ये मानते हैं कि लगभग 2023 के आते आते हमारी आबादी जो है 1.41 जो है अरब के आसपास में आबादी है, बिलियन के आसपास में आबादी है। इतनी बिलियन आबादी पहुंच गई है। इतनी ज्यादा आबादियां जब हमारी बढ़ी है, ठीक है, पहले कितनी थी? 1950 का ये डेटा है तो 35 करोड़ के आसपास में थी, सन 2000 के आसपास 100 करोड़ पहुंच गई थी, और 2023 आते आते जो है 1.41 अरब के आसपास पहुंच गई है, और विश्व की सबसे बड़ी आबादियों में से भारत की गिनती की जाने लगी है। ठीक है,
तो ये जो है ये हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लगभग मान लो अभी हम 100 सालों के बीच में भी नहीं आए हैं, ठीक है, 100 साल भी नहीं हुए हैं और हमारी आबादी जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। अब ये बढ़ी हुई आबादी क्या खतरनाक केस लाती है और क्या होगा इससे सबसे पहली बात होती है कि अब हम इससे अगर हमको बचाव चाहिए तो हमें उपयोग करना है गर्भ निरोधक विधियां। क्या उपयोग करनी है बेटा? गर्भ निरोधक विधियां उपयोग करनी है। और मैंने आपको डिस्कशन किया था कि गर्भ निरोधक विधियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जो बहुत जबरदस्त काम करने जा रही हैं। उनमें से सबसे पहला बात मैंने आपको बताया था, यह था भाई आपका प्राकृतिक विधियां। और यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। कितने बच्चों ने इसको देख रखा था मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाकर देख लीजिएगा और बताइएगा कि प्राकृतिक विधियों में कौन कौन आता है। जैसे होप सो आपको पता होगा कि पहला मेथड जो प्राकृतिक विधि का था वो कौन था भैया? प्राकृतिक विधि का पहला मेथड हमने पढ़ाया था कि ये जो है भाई एक आवधिक संयम। बताओ कौन सी अवधि का संयम होगा भैया? ये आवधिक संयम जो है ये कौन से समय का मेथड है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा वर्ड आता है बेटा स्तनपान अनार्तव। एक बात तो ये याद रखना अनार्तव है ना कि चीजों को पहले पढ़ो, फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना कि टॉपिक पे क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज होती है उसका शॉर्ट नोट बनाना। मैं आपको बनवाता हूं, शॉर्ट नोट बनवाता हूं। बताओ आवधिक संयम, स्तनपान अनार्तव और एक और आता है बेटा जिसका नाम होता है बाह्य स्खलन। अब अगर अपन इनका हिंदी नाम कहें और इंग्लिश नाम कहें तो आवधिक संयम का दूसरा नाम आता है मेरे बच्चे पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। क्या नाम था इसका? पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। स्तनपान अनार्तव का नाम है लैक्टेशन एमोनेरिया। क्या नाम है इसका? लैक्टेशन एमोनेरिया, ये नाम है इसका। इसके अलावा बाह्य स्खलन का मतलब होता है भाई क्वाइटस इंटरप्टस। अब सवाल ये आता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस हल्का हल्का हिंट कर रहा हूं मेरे बच्चे, बस बहुत ध्यान समझना, ठीक है। आवधिक संयम में हमने कहा था कौन सा समय में संयम होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। क्यों आवधिक संयम में कौन कौन सी बातें ध्यान पे रखनी होगी। अगर तुमने आवधिक संयम को एक नियम बनाया होगा ना, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। संयम जो है नियम बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। क्यों बनाया तुमने वो नियम और क्या रीजन रहा होगा, वो रीजन ही तुम्हारे आंसर होंगे, वो रीजन ही तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस रीजन पे ही तुमसे पॉइंट। बेटा स्पर्म और वीर्य में डिफरेंस है। स्पर्म इज अ सेल और वीर्य उसका पूरा माध्यम है। वीर्य पूरा माध्यम है। स्पर्म में अगर प्लाज्मा मिला दिया जाए, लिक्विड मिला दिया जाए, उसके तरल पदार्थों को मिला दिया जाए, फ्रुक्टोज को मिला दिया जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को मिला दिया जाए, फाइब्रिनोजेंस को, फाइब्रिनोलाइसिन को सब मिला दिया जाए तो वो वीर्य बनता है। तो वीर्य अकेला स्पर्म नहीं है, वीर्य अकेला स्पर्म नहीं, स्पर्म के साथ साथ जो है बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी तो वो बन जाएगा वीर्य। समझे बात को? बढ़िया। अब बेटा आवधिक संयम में किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान रखना है फीमेल्स में। किसमें? ये क्या मेल के लिए था? ना ना ना, फीमेल के लिए था। फीमेल में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है ये आर्तव चक्र का 10 to 17th डे, 10 से 17वें दिन तक, 10 से 17वें दिन तक जो है मैथुन से बचना है, मैथुन को अवॉइड करना है, मैथुन से बचना है। अब जब मैं ये पहला पॉइंट लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, भैया इसी दिन क्यों, इसी समय पे क्यों? तो आप ये मान सकते हैं 10 to 17th डे इज अ फर्टिलाइजिंग टाइम, ये पीरियड है, निषेचन की अवस्था है, निषेचन के अधिकतम चांसेस है, निषेचन के अधिकतम क्या बोलना चाहिए, चांसेस है, चांस रहेगा। ये थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लेना, अधिकतम चांस है, नॉट चेंज, चांस है इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों चांस है भैया, 10 to 17th डे में ही क्यों चांस है? 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 1 मिनट, ये जो 14th डे है, गौर करिएगा मेरी बात को, 3 बातों पे गौर किया जाता है। 14th से 16th डे अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग का दिन है,
इस पे ध्यान रखा गया। अब जब अंडा बना है तो अंड का जीवन काल भी ध्यान रखेगा। यार बन तो गया, जिंदा कितना है? अंड का जीवन काल जो है इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है बेटा? 2 to 3 डेज। तो यार एक तो बना है, 2 से 3 दिन जिंदा भी रहेगा। इसके अलावा स्पर्म जो है आपका, उसका भी जीवन काल मान लेते हैं 2 to 3 डेज है। तो भैया हो सकता है कि स्पर्म 2-3 दिन पहले पहुंच जाए और वो बचा रह जाए। हो सकता है भैया कि अंड जिंदा हो और वो 2-3 दिन बचा रह जाए। हो सकता है 14th और 16th डे में अंडोत्सर्ग हो 10 से 17वें दिन को, इसलिए निषेचन का अधिकतम चांस मानते हैं। आप में से वेरी क्लियर बताओ कितने बच्चों को यह समझ में आया कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट हैं जो इस 10 से 17 दिन के समय को डिसाइड करने में मदद करते हैं। यह नीट का प्रश्न रहा है मेरे भाई, नीट का प्रश्न रहा है कि 10 से 17वें दिन ही क्यों? अंडोत्सर्ग जो है वो तो 14 से 16 दिन के बीच में होता है। मोटा मोटा लेने के पीछे क्या रीजन है? कुछ तो रीजन रहा होगा कि 2 दिन आगे 2 दिन पीछे क्यों लिया। रीजन ये है, हो सकता है कि इस जगह पर, ये जो हमारी जगह है, मान लेते हैं ये अंडवाहिनी है हमारी, ठीक है। अब ये अंडवाहिनी में स्पर्म पहले से यहां पर बैठा हुआ है, जस्ट लाइक कि पहले से बैठा हुआ है। ओवा यहां से बाद में पहुंचा, स्पर्म पहले से पहुंचा हुआ है, दोनों मिलकर वहां पर निषेचन कर लिए तो दिक्कत, पहला। दूसरा, ओवा वहां पर है, 2 दिन जिंदा है, उस बीच में स्पर्म पहुंच गया तो दिक्कत। तो ओवा का जीवन चक्र भी दिक्कत वाला है और स्पर्म का जीवन चक्र भी दिक्कत वाला है। इन तीनों चीजों पे डिसाइड करता है कि यार एक काम करो, हम ना रिस्क नहीं ले सकते, हम ना 10 to 17th डे मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि क्या यह सबसे अच्छी विधियों में से एक है? मैथुन बेटा, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, मेल एंड फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस इज कॉल्ड मैथुन, ठीक है। सेक्सुअल एजुकेशन इज बेसिकली इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये पॉसिबल है, ये अच्छी विधि है कि नहीं है? अब ये बताओ मुझे, ये अच्छी विधि है कि नहीं है भाई? ये विधि पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो नेचुरल विधि है और दूसरी चीज इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार संयम करने के लिए दिमाग से स्थिर व्यक्ति होना चाहिए। इस दुनिया में सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मतलब बहुत लोग तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सबके दिमाग में ऐसी चीजें भरी हुई हैं कि वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो आवधिक संयम के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्राकृतिक विधि के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भैया कि दिमाग का खेल है ना, यहां तो कोई इतना जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ये दिक्कत हो जाती है। चलिए बॉस, बी ऑप्शन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन। अब आता है लैक्टेशन एमेनोरिया, इसे अपन कहते हैं स्तनपान अनार्तव कहते हैं हम इसे। अब सवाल आएगा, स्तनपान अनार्तव मतलब आपके पास जो लैक्टेशन एमोनेरिया है इसके बारे में बताओ। यार ओवरऑल हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। एनी हाउ लैक्टेशन एमोनेरिया क्या करना है भाई? अब देखो, प्रसव हुआ, ठीक है। प्रसव के दौरान जब प्रसव होता है, आपको पता है उस समय दौरान जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन का नाम बिल्कुल मत भूलना बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे, पीक पर होगा। ये बात कितने बच्चों को पता है? और नहीं पता तो कॉपी में लिख लो, नहीं पता है तो कॉपी में लिख लो। यह बात आपको जानने की कोशिश करना है कि प्रसव के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे है तो एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा कौन? और एंडोमेट्रियम टूट के दोबारा कैसे बनेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक लेवल पर है। इस अवस्था में यदि जो आपकी फीमेल है, मां है, यदि शिशु को 6 मंथ 6 महीने, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे वो नीट की बात हो चाहे बोर्ड की बात हो। 6 महीने दुग्धपान करवाती, कितने महीने करवाना है जी? दुग्धपान करवाती है, बच्चे को मात्र 6 महीना करवाती है। अब जब दुग्धपान करवाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन हाई ही रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन अधिक रहेगा।
अब जब एक एक बिंदु को समझना कि क्यों, कहां, कैसे, कब, मैं इतना बता दूं काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने दूध पिलाती है मां तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं हो सकते। पर क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया प्रसव ने, ऐसा क्या कर दिया दुग्ध मिल्क फीड ने, मिल्क फीड कराते समय, बच्चा पैदा करते समय मां में ऐसा कौन सा परिवर्तन आता है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो आपको कुछ चीजों को एनसीईआरटी के बाहर जाकर भी पढ़नी है कि भाई साहब प्रसव के दौरान असल में हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई था, क्योंकि प्रसव करवाना था हमें, तो प्रोजेस्टेरॉन हाई था। उसी समय में मां बच्चे को दूध पिलाती है। अगर लगातार 6 महीने दूध पिला दी, लगातार 6 महीने दूध पिला दी, तो वो दुग्धपान अगर करवाती रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हाई ही रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। आर्तव चक्र जो है, ये बात याद रखने का है, आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होगा। अब आर्तव चक्र जब प्रारंभ नहीं होगा मेरे लाल, तो प्रेगनेंसी होगी क्या? बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसमें हार्मोन का एक लेना देना है, यह नीट में पूछा गया। इसमें हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। और हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखा है, कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा। वो ऐसे ही अगले 6 महीने और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कहानी वहीं पर रुक जाएगी। पर अगर मां मिल्क फीड नहीं करवाती है तो यह कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है, रुक जाती है और वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और वापस बच्चे बनने लग जाते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन आएगा बेटा बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन ये भी वैसे सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है, पर यह भी एकदम मेंटली जो बहुत ज्यादा स्टेबल लोग हैं वही बस कर पाएंगे, बाकी सबके बस की बात नहीं है। बाह्य स्खलन क्या होता है? अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर तुम्हें निषेचन करवाना है तो स्पर्म को ओवा से मिलाना होगा, स्पर्म को ओवा से मिलाना होगा। अब स्पर्म एंड ओवा जो मिल रहे हैं, स्पर्म एंड ओवा मिल रहे हैं, अगर हम उन्हें मिलने ही ना दे तो क्या होगा? बाह्य स्खलन का एक पॉइंट आता है कि मैथुन के दौरान, मैथुन के अंत में जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होगा उसके अंत में जो वीर्य सेचन है, वीर्य सेचन का मतलब होता है यार कि स्पर्म बाहर निकलेगा, वीर्य बाहर निकलेगा। वीर्य सेचन योनि के बाहर, अगर योनि में होगा तो वो अंदर जाएगा, योनि के बाहर अगर वो स्खलित हो जाए, योनि के बाहर, ऐसा ही लाइन लिखेंगे, यही नोट है, स्खलन होगा। ठीक है, तो अगर ये जो स्पर्म है, जो वीर्य है, योनि के बाहर स्खलन होगा, तो सोचो जब वो योनि पे पहुंचा ही नहीं तो गर्भाशय में नहीं पहुंचेगा, गर्भाशय से ओवा में नहीं पहुंचेगा, और ओवा में नहीं पहुंचेगा तो क्या निषेचन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाहर स्खलन होगा, और जब बाहर स्खलन होगा तो स्पर्म और ओवा नहीं मिलेंगे, और ओवा नहीं मिलेंगे। तो स्पर्म ओवा जो है मिल ही नहीं पाएंगे, स्पर्म एंड ओवा नहीं मिलेंगे। तीनों तरीकों में एक बात बताओ मुझे, तीनों तरीकों में हमने ओवा स्पर्म ओवा को मिलने से रोक दिया। और यह सबसे जरूरी बात है कि भाई इनके बीच में सिद्धांत कौन सा काम करता है? कौन सा सिद्धांत लगा है जी? कौन सा सिद्धांत, कौन सा रूल लगाया है इन्होंने लगाया है अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। उन्होंने स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोकना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही सिद्धांत है, स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोकना है, मिलने से रोकना है। कितने प्रतिशत बच्चों को ये 3 बातें एकदम दिमाग में बैठ गई? से यस नो कमेंट सेक्शन पे एक बार बताना। अगर बढ़िया है, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे रोर करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। ठीक है, नहीं बनेगा, नहीं होगा। सिद्धांत यही है कि सिद्धांत यह है कि भैया किसी भी तरह कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, स्पर्म एंड ओवा मिलना नहीं चाहिए। पर फिर भी वो कहते हैं ना, पतझड़ कितना भी कुछ भी चाहे पर बाग खिलकर ही रहता है, पर जो चाह लेगा अगर कोई तो फिर भी ये चीज नहीं हो पाती। इसलिए इसके फेल होने के चांसेस बड़े ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फेल हो जाते हैं। चांसेस है क्योंकि यार अगर मान लो अंत के समय में बाह्य स्खलन नहीं किया तो, क्वाइटस इंटरप्टस नहीं कर पाया तो, तब तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये चांस लेने वाली कहानी थोड़ी सी नहीं होती है। चलिए बस, कोई दिक्कत नहीं, अगली विधि की तरफ में आते हैं। ये फेल होगा, दूसरा काम करेगा।
दूसरा काम करते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा रोधक। सो व्हाट इज रोधक? रोधक इज अ बैरियर। क्या कहते हैं हम इसे? बैरियर। इसका भी कहानी वही है, सिद्धांत हम बताएं इसका। सिद्धांत इसका भी वही है कि सिद्धांत पर काम करता है। पूछ दिया गया बच्चों का, है इसमें सिद्धांत भी लगता है? अच्छा, इसमें सिद्धांत भी लगा हुआ है। स्पर्म एंड ओवा को मिलने के रोकने के लिए हमें सिद्धांत लगाना पड़ेगा। क्या कोई फिजिक्स चल रहा है क्या? नहीं भैया, फिजिक्स तो लगेगा, सिद्धांत तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप फाट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? व्हाट इज फाट? मोटा लग रहा हूं ऐसा बोल रही है? फैट? क्या बोलना चाह रही? नहीं समझ में आ रहा मुझे ये। आज आप क्या लग रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गई बात भाई। अब सिद्धांत पे आते हैं। तो ये भी स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोकते हैं। स्पर्म एवं ओवा को मिलने से रोकते हैं। तो अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, मिलने से रोकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप अपने शॉर्ट नोट में जरूर लिख लें। ठीक है, अपने छोटे छोटे नोट्स में जरूर लिख लें। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। तो क्या क्या उपयोग किया जा सकता है आपको पता है? वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला इनमें से मेथड क्या आएगा? सबसे बढ़िया इनमें से मेथड होगा कि एक इनके पास क्या होता है भैया, एक हो गया लेटेक्स मेथड जिसे अपन कहते हैं कंडोम। ठीक है, सो कॉन्डम जो है ये एक मेथड है। क्या करना है भैया इसमें बताते हैं। कॉन्डम जो है जिसे अपन लिखते हैं, इसमें होगा क्या क्या, सिद्धांत समझना। लेटेक्स, लेटेक्स यानी रबर का बना हुआ होगा। सबसे पहली बात, किसका बना हुआ है? रबर का। ठीक है, रबर के साथ साथ दूसरा रीजन यह है कि जब ये रबर का बना हुआ होगा तो उसका नाम क्या होगा उस रबर का? पॉलीयूरेथ्रिन। क्या नाम है बेटा? पॉलीयूरेथ्रिन, जो योनि को या फिर पेनिस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेटेक्स रबर जो है हमारे पास में, लेटेक्स रबर, ये पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है। क्या करना पड़ता है भैया इसमें? करना क्या पड़ता है? यह मेल में क्या होता है? मेल में इसका नाम जो है वो कॉन्डम है। बट यही चीज अगर अपन फीमेल के लिए कहा जाए, फीमेल के लिए भी होता ही, इसका नाम होता है बेटा फेविडोम्स। अब करना क्या है? करना क्या है? मेल एंड फीमेल में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या होगा, ये एक छोटी छोटी लाइनें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेल में क्या करते हैं आपको पता है? मेल में पेनिस को ढक देते हैं। पेनिस मतलब जो क्या बोलना चाहिए, शिश्न है, शिश्न जो भी कहा जाएगा उसे, शिश्न को ढक देता है, ढक लेते हैं, ये उसे ढक देता है मैथुन के पूर्व। ठीक है, मैथुन के पूर्व। और फीमेल में क्या करते हैं? फीमेल में किस चीज को ढकेंगे आपको पता है? फीमेल में ढकेंगे बेटा बर्थ कैनाल, जिसे अपन ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा एवं योनि को ढकते हैं। ठीक है, आवरण लगा देते हैं। अब जस्ट लाइक एग्जांपल ये है कि मान लो हमारे पास में, जस्ट एग्जांपल कि ये एक मान लेते हैं शिश्न का भाग है। अब शिश्न के ऊपर में मैं यहां से एक ऐसा आवरण लगा दूं तो शिश्न का जो संबंध है वो जिस जगह पे एंटर कर रहा होगा वहां पर वो संपर्क नहीं बना पाएगा, वहां पर वो संपर्क नहीं बना पाएगा। अब जब ये संपर्क नहीं बना पाएगा, ग्रीवा योनि को ढक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल्स में अगर हमने फेविडोम्स यूज किया तो किस जगह पे ढकेंगे? योनि को अंदर डाल देंगे, योनि के अंदर इसे डाल देंगे और ब्लॉक कर देंगे। अब अगर गिरेगा भी, सब मान लेते हैं वीर्य गिरता भी है, तो इस जगह पे वीर्य आएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, वीर्य वहीं पर गिर जाएगा। उसी तरह फीमेल मेल के लिए भी वही है कि शिश्न को पूरा ढक दो, शिश्न और योनि के बीच घर्षण तो होगा, पर उस घर्षण के बीचों बीच अब एक परत भी होगी और उस परत का नाम होगा कॉन्डम। उस परत का नाम जो है वो होगा कॉन्डम। स्पर्म यहां से बाहर नहीं निकल पाते, वहीं पे मर जाते हैं। हां, लेकिन स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होगा तभी वो ब्लॉक कर पाएगा। अदरवाइज अगर कॉन्डम जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर उसका लगाने का कोई मेथड ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है उपयोगी दो मेथड हैं कि अगर आप फीमेल में यूज कर रहे हैं तो आपको इसे ग्रीवा योनि को ढकना है, और मेल में यूज कर रहे हैं तो पेनिस शिश्न को ढकते हैं। बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा? स्पर्म ओवा मिलने से रोक देता है। और आवश्यक गुण भी हैं इसमें। एक और बात बोली जाएगी कि इनमें कुछ और आवश्यक गुण भी हैं। आइए उन आवश्यक गुणों के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कॉन्डम्स के यूज करने से एसटीडी, व्हाट इज
एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका नाम होता है। इसे दूसरे ना शब्दों में अपन डिजीज जो है ये कहते हैं, दूसरे शब्दों में आरटीआई भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जैसे मान लेते हैं एड्स, जस्ट मान लिए गोनोरिया, ठीक है। इसके अलावा एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, सिफिलिस से बचाव हो जाएगा, से क्या होगा बेटा, बचाव होगा। तो ये भी एक लाइन आती है कि इससे बचाव भी हो जाता है। अब जैसे समझना मेरी बात को, एड्स इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर एक बार किसी को हो गया तो वो उसे जीवन भर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इससे भी बचाव हो जाता है। गोनोरिया, ये बहुत माना जाता है कि ऐसे इंसान जिनमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मतलब देखो एसटीडी का खतरा किससे है यार, एसटीडी का खतरा किससे है, अगर किसी मतलब मान लेते हैं जैसे मान ले कोई दंपति है, जस्ट लाइक धर्म पति और पत्नी है, इनके बीच में उन दोनों की एक जानकारी पूरी है कि उसे कौन सा रोग है नहीं है वगैरह वगैरह सब जानकारी है, तो उनके बीच में इतना चांसेस नहीं बनता। पर सपोज करो कि कोई किसी इंसान को नहीं जानता, ऐसे आपको पता है भारत में ये विश्व में ये चीज बहुत प्रवृत्ति बहुत कॉमन है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इस दुनिया में बहुत कॉमन हो चुका है। अब ऐसे में तुम एक इंसान के बारे में नहीं जानते कि उसे कौन सी बीमारी है, फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर रहेंगे ना, एक इंसान के बहुत लोगों के साथ अगर मैथुन संबंध रहेंगे तो उसे गोनोरिया जैसा रोग भी हो सकता है। तो तुम सोचो बैठे बैठे एक एक्साइटमेंट में एक अपने हार्मोन्स के बैलेंस को बना रखने की ना रख पाने की वजह से तुम्हारा किसी के साथ जो है यौन संबंध हो गया और उसकी वजह से तुम्हें एक रोग पकड़ के बैठ गया गोनोरिया। और ये गोनोरिया मतलब ऐसा रोग है कि तुम डॉक्टर के पास में गए और तुम्हें गोनोरिया पता चला, वो सीधा तुमसे यही कहेगा कि तुमने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज किए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी सोचो। तो इससे बचने के लिए, सिफिलिस से बचने के लिए, इन सब बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा अच्छा चांस है कि कॉन्डम का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे भी बच्चे पैदा करने में भी रोक लगती है और यहां पर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होने से भी रोक लगती है। ये दूसरा मेथड है। एक और बहुत अच्छी बात होती है कि इससे जो है ना, ये जो कॉन्डम है इससे प्राइवेसी भी बहुत बढ़िया बनी रहती है। मतलब ये सेल्फ यूजेबल है। कॉन्डम जो होता है वो याद रखना सेल्फ यूजेबल है, सेल्फ यूजेबल है, खुद उपयोग किया जा सकता है। अब जो स्वयं जो हो सकता है उपयोग योग्य है। अब जब ये खुद ही उपयोग योग्य है, खुद से इसका उपयोग किया जा सकता है, तो यहां पर एक और बात आती है कि प्राइवेसी बनी रहती है। प्राइवेसी को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? प्राइवेसी का मतलब होता है भाई कि जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं हिंदी में प्राइवेसी को क्या बोलते हैं? निजता। क्या कहते हैं इसे? निजता। निजता बनी रहती है, ठीक है। ये एक बढ़िया अच्छा बात है कि इसमें निजता बनी रहती है, किसी को पता नहीं चल पाता कि किसी ने क्या यूज किया, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं सेक्सुअलिटी की बात दुनिया भर में इधर उधर बोलने नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए ज्यादा अच्छा है कि यार कॉन्डम खरीद के लेकर आ जाओ, यूज कर लो, कहानी खत्म। किसी को कुछ पता भी चलने का वाला बात नहीं है, सब कुछ सही है। चलिए भाई, ये भी उपयोग कर लिया, ठीक है, कॉन्डम भी उपयोग हो गया। अब कॉन्डम के बाद कुछ बचा हो तो एक वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं वॉल्ट, वॉल्ट्स। उसी का दूसरा नाम दूसरे तरीके का होगा तो उसका नाम रखा जाएगा बेटा डायफ्राम। वैसा ही एक और नाम है जिसका नाम है सर्विकल कैप्स। अब ये तीनों क्या है भैया? ये तीनों क्या है? ध्यान से समझना, बहुत आसान मेथड है। आपको हमने योनि पढ़ाई हुई है, ठीक है, ये योनि है मान लो। इस योनि का ये वाला जो भाग होता है ये इसका एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, और यहां से ग्रीवा नाल से होता हुआ ये योनि बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि ये जो है इधर पे पहुंचेगा, जस्ट लाइक कि ये यहां पर ओवा है, यहां पर पहुंचेगा, तब जाके निषेचन होगा। यदि कोई अगर हम ऐसा यहां पे ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर ऐसा लगा दें और स्पर्म कहां पे गिरेगा? योनि है, ये योनि है, वीर्य तो यहां पर गिरेगा। अब ये जो वीर्य यहां पर गिरेगा, अगर मैं यहां पर ढक्कन लगा दूं तो क्या ऊपर जा पाएगा? बताइए भाई, वो ऊपर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। सो चाहे ये वॉल्ट हो, चाहे वो डायफ्राम हो, चाहे वो सर्वाइकल कैप्स हो, तीनों एक ऐसा ढक्कन नुमा संरचना है और इस ढक्कन नुमा संरचना को अपन ग्रीवा नाल के पास, गर्भाशय की टोपी के पास लगा देते हैं।
ठीक है, तो याद रखना इन तीनों विधियों में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों विधियों में इसे मतलब क्या बोलना चाहिए, ग्रीवा या फिर आप कह सकते हैं कि गर्भाशय टोपी में लगाया जाता है। अब इसके लगाने से होगा क्या, हम लगा तो देंगे, ठीक है, फिर पॉसिबिलिटीज क्या है, होगा क्या। इसके लगाने से दो चीजें हैं। पहला, मैक्सिमम स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, मैक्सिमम जो स्पर्म होगा उनकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। यार सीधा सा पॉइंट है, जैसे तुमने देखा होगा कि अगर तुम कहीं पर भी जैसे पानी बह रहा है, अचानक से तुमने वहां पर पैर रख दिया तो बहुत सारा पानी जो होता है वो बहते बहते रुक जाता है, बहुत सारा पानी बहते बहते रुक गया, तो मैक्सिमम स्पर्म की एंट्री यहां पे ब्लॉक हो गई, ऊपर जा ही नहीं पा रहे। मान लो कि एक आध इधर उधर चला भी गया, तो इस विधि में साथ में कुछ रासायनिक विधि, अब इस पे बड़ा गौर करना कि कुछ रासायनिक विधि जो भी है उपयोग किया जाता है, विधि उपयोग करते हैं। अब ये रासायनिक विधि क्या उपयोग करते हैं भैया, क्या उपयोग करते होंगे, सोचो आखिर में। तो यहां पर क्या होता है, ये जो टोपी है, मान लो जस्ट लाइक कि ये गर्भाशय की डायफ्राम है, इस डायफ्राम के अंदर की तरफ में भर दिया जाता है एकदम केमिकल्स। अब ये केमिकल क्या होंगे, इसके अंदर हमने केमिकल भर दिया। अब ये केमिकल क्या है, इनका नाम पता है आपको, इनका केमिकल का नाम होता है स्पर्मेसिडल क्रीम, जिसे अपन कहते हैं स्पर्मेसिडल क्रीम। अब स्पर्मेसिडल की हो सकता है वो क्रीम हो सकता है वो फोम यानी झाग हो, ठीक है, हो सकता है कि वो उसकी जेली हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये कौन सी कोशिका है भाई, ये क्या है, स्पर्मेसाइडल मतलब शुक्राणु भक्षण पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसी क्रीम जिसमें स्पर्म को डालते स्पर्म स्वर्ग सिधार जाता है, स्पर्म तुरंत मर जाता है। तो केमिकल जो है वो स्पर्मेसाइडल क्रीम हो सकती है, या तो फोम हो सकता है, या तो झाग हो सकता है, और ये शुक्राणु भक्षण पदार्थ है। आपको पता है इसमें क्या क्या मिला होता है इस पदार्थ में, अगर मैं केमिकल की बात करूं तो क्या क्या होता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये होता है, और क्या हो सकता है, जिंक सल्फेट, कॉमन सल्फेट, ये सारी चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा उस केमिकल में होती हैं, और कुछ इस तरीके से उन केमिकल्स के द्वारा हम उन चीजों को ब्लॉक कर देते हैं और मार डालते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पर्म की एंट्री है वो यहां से ऊपर हो ही नहीं पाएगी, यहां ओवा इंतजार करता ही रह जाएगा, स्पर्म वहां से वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब ये वहां से वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, जब ये यहां से यहां तक इसकी एंट्री हो ही नहीं पाएगी, मिलेगा कहां से, ये होता है आपका डायफ्राम वॉल्स, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया तक से यस नो, कमेंट सेक्शन पे फटाफट मुझे बताओ। ये तीन विधियां मैंने आज आपको बताई है, एक तो प्राकृतिक विधियां, दूसरी विधियां हमारे पास में रोधक है, और तीसरी विधियां जो है यहां पर केमिकल वाला मेथड है। होप सो आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। जल्दी बताइए, यस मुस्कुराइए कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो जिंदगी है, याद रखना बेटा, हम 1.41 मिलियन पे हैं और इसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कुछ और पहुंचने में। जिस उम्र में आप जो है ना ये मतलब आप जिस भी चीजों को सोचते हैं समझते हैं, ये इतनी छोटी उम्र नहीं है जितने पे आप ये बात करें। आप इनफ एज पे पहुंच चुके हैं। अब इस एज में पहुंचने के बाद आपको चीजों को बेहतर करना ही होगा। अगर इस एज में आपको सेक्सुअल एजुकेशन की जानकारी नहीं है ना बेटा, तो हमारा भारत वैसे ही पीछे कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है। आप और धकेलने पे आप उसके भागीदार बनेंगे। इसलिए प्लीज आप इन सब चीजों के बारे में समझिए, चीजों को जानिए, और इन चीजों को जानकर अपनी लाइफ में से उतारिए, ताकि भविष्य में यह परेशानी ना हो।
अभी आप इस बात को समझने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में आज से 10 साल 5 साल बाद जब आप इस बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में इनका उपयोग आएगा, तब आप इसे बहुत मिस करेंगे कि हमने इसे सही तरीके से पढ़ सकते थे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।